नमस्कार, आपका पुनः स्वागत है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के इस कोर्स में। इस सप्ताह में हम इंटरेक्शन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में डिस्कस किया, हमने डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में बात की, हमने डिज़ाइन प्रोसेस के बारे में बात की, हमने इंटरेक्शन डिज़ाइन के बारे में बात की और कैसे डिज़ाइन थिंकिंग और डिज़ाइन प्रोसेस दोनों एक साथ मिल के एक अच्छे इंटरेक्शन डिज़ाइन में हमारी मदद करते हैं, एक अच्छा ह्यूमन सेंटर्ड सिस्टम बनाने में हमारी मदद करते हैं। तो चलिए हम आगे इंटरेक्शन डिज़ाइन प्रोसेस के बारे में जानते हैं। तो इंटरेक्शन डिज़ाइन प्रोसेस एक प्रक्रिया है जिसमें हमारा जो मुख्य फोकस होता है वह आपके उपयोगकर्ता की ज़रूरतों को समझना होता है, निकालना होता है, खोजना होता है और डिज़ाइनिंग द फुल टू फुलफिल दोज रिक्वायरमेंट। और हम कैसे एक अच्छा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। उसके लिए हमें प्रोटोटाइप बनाने की, नमूनों को बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है और उन नमूनों को बनाने के बाद उनका मूल्यांकन करने की ज़रूरत होती है कि वह सच में हमारे जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या उसको कुशलता और प्रभावशाली तरीके से पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये हम देखते हैं। तो ये फोकस करता है जो हमारे उपयोगकर्ता हैं उनके ऊपर, उनकी ज़रूरतों के ऊपर, उनके लक्ष्य के ऊपर। और कई बार हमें एक तरह से हमें ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, काफ़ी जो कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट होती हैं। तो क्योंकि जो आपके उपयोगकर्ता हैं उनको ज़रूरतों से मतलब है, उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये कितना पॉसिबल है, कितना सही है, कितना गलत है। तो जब आप डिज़ाइन करते हैं, जब आप अलग अलग एक्सपर्ट से डिस्कस करते हैं, स्टेक होल्डर से डिस्कस करते हैं, तो आपको पता होता है कि ये जो दो ज़रूरतें हैं, दो तरह के यूज़रों की ज़रूरतें हैं, वो कन्फ्लिक्टिंग है। तो हम कैसे करें कि दोनों लोगों की जो कार्य है वो पूरा हो सके। तो इस वजह से कभी कभी हमें एक तरह से बैलेंस बनाना होता है जो अलग अलग कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट होते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि एक यूज़र ऐसा है जो कि बोलता है कि उसको तुरंत उत्तर चाहिए। जैसे अगर आप मान लीजिए एक गूगल सर्च है या चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी सपोज़ आप यूज़ कर रहे हैं, वो चाहता है कि मेरे लिए ऐसा चैट जीपीटी बनाओ कि मैंने प्रश्न जैसे ही पूछा तुरंत मुझे आप एकदम अच्छा सा उत्तर के दो। आज के टाइम पे जैसे कि हम बात करते हैं कि एलएलएम के इस टाइम पे आप जब भी कोई प्रॉम्प्ट देते हैं वो आपके लिए एक इमेज बना सकता है, वो आपके लिए एक वीडियो बना सकता है। तो जो आपका यूज़र है वो कहता है कि मुझे तुरंत इमेज बना के दो, मेरे प्रश्न के लिए मुझे तुरंत वीडियो बना के दो। तो मतलब यहाँ पे जो टाइम एक तरह से उसकी रिक्वायरमेंट है। एक जो दूसरा यूज़र है जो कि कहता है कि मुझे बेस्ट उत्तर बना के दो, मुझे बेस्ट इमेज बना के दो, मुझे बेस्ट वीडियो बना के दो, मुझे बेस्ट ऑडियो जनरेट करके दो। तो अगेन अगर आप अच्छा से अच्छा बनाएंगे तो उसमें समय लगेगा। उसी तरीके से जो बंदा कह रहा है मुझे तुरंत बना के दो, आप जल्दी बनाओगे तो आप उतना अच्छा जनरेट नहीं कर पाओगे। तो एक तरह से हमें उसमें ट्रेड ऑफ निकालने की ज़रूरत है। हम ऐसे करें कि बहुत लेट भी ना हो और बहुत बेकार रिज़ल्ट भी ना हो। तो एक तरह से हमें वो ट्रेड ऑफ नहीं, एक तरह से आप और भी एग्जांपल आप सोच सकते हैं जो भी आप उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो प्रक्रिया हो, चाहे उत्पाद हो, चाहे सेवाएं हो। सो जनरेटिंग अल्टरनेटिव एंड चूजिंग बिटवीन देम इज़ ए की। तो ढेर सारे एक तरह से अल्टरनेटिव हो सकते हैं, पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं, उनमें से हम कैसे उसको चुनें जो कि हमारा एक तरह से ट्रेड ऑफ मेंटेन हो पाए। तो इसके 4 अप्रोचेस हैं: यूज़र सेंटर डिज़ाइन, एक्टिविटी सेंटर डिज़ाइन, सिस्टम डिज़ाइन और जीनियस डिज़ाइन। तो अब इन 4 अप्रोचेस के थ्रू चलिए देखते हैं ये क्या है और कैसे ये मदद कर सकते हैं। तो यूज़र सेंटर डिज़ाइन में तो ये एक तरह से डिज़ाइन प्रोसेस है जो कि जो आपके इंड यूज़र हैं, जो आपके रियल उपयोगकर्ता हैं, उपभोगकर्ता हैं, उनको आप सेंटर में रखते हैं। और इट बेसिकली कोर ऑफ एवरी स्टेज ऑफ, जितने भी आपके डिज़ाइन के स्टेजेस हैं उसमें हर किसी में आप अपने उपयोगकर्ता को इन्वॉल्व करते हैं। और फोकसिंग ऑन मीटिंग दियर नीड्स, प्रेफरेंस एंड लिमिटेशन। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है कि कैसे हम उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, उनकी प्रेफरेंसेस जो हैं वो पूरा करें, और कैसे उनकी लिमिटेशंस हैं उसकी वजह से उनको कोई परेशानी न करना पड़े हमारे उत्पाद या सेवाओं को पूरा करने के लिए। इसका हमारा
मतलब होता है। तो यहाँ पे जो गोल है, टू क्रिएट प्रोडक्ट दैट आर हाईली यूजेबल, एक्सेसिबल एंड अलाइन विद द यूज़र एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पे जो, अब चूँकि हम अपने उपयोगकर्ता को केंद्र में रख रहे हैं, तो हमें उसके लिए उससे सहानुभूति रखनी पड़ेगी हर तरह से। तो एम्पैथी स्टेप में अंडरस्टैंड द यूज़र नीड्स, गोल एंड द पेन पॉइंट, बार बार पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी और अपने यूज़र को बार बार उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो कंटिन्यूस टेस्ट एंड गेट फीडबैक एंड रिफाइन द प्रोडक्ट। इन्वॉल्वमेंट, आपको जो आपका उपयोगकर्ता है उसको इंगेज करना पड़ेगा, उसको उसका फीडबैक लेना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा, उससे टेस्ट कराना पड़ेगा। तो इंगेज देम इन ऑल पॉसिबल स्टेप्स, तो इंगेज यूज़र थ्रू आउट द डिज़ाइन प्रोसेस टू कम अप विद द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। सो इस तरह से आप देख सकते हैं जो यूज़र डिज़ाइन प्रोसेस, इसमें कई स्टेप्स हैं। सो रिसर्च, जिसमें आप कंडक्ट यूज़र आप सर्वेक्षण और इंटरव्यू करते हैं और भी चीज़ें करते हैं। डिज़ाइन करते हैं, क्रिएट वायरफ्रेम और प्रोटोटाइप विद द यूज़र फीडबैक। उसके बाद मूल्यांकन करते हैं, तो यूजेबिलिटी टेस्टिंग कर सकते हैं। रिफाइन कर सकते हैं, तो मेक एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन द यूज़र टेस्टिंग। मूल्यांकन के बाद हमें जो भी चीज़ें को उसमें चेंज करने की जरूरत है, उसके बेसिस पे हम उसको रिफाइन कर सकते हैं। तो एप्पल आईफोन एक एग्जांपल है। जैसे आप देख सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन्स वर कॉम्प्लेक्स विद बटन्स एंड इंटरफेस दैट वर नॉट यूज़र फ्रेंडली। तो आईफोन ने उस पूरी तरीके से चेंज किया और अपने यूज़र सेंटर डिज़ाइन तरीके से अपना सोल्यूशन दिया। तो एक चीज़ हम देखते हैं कि जब भी आईफोन के नए नए वर्जन्स आते हैं, वो एक के बाद एक नए नवाचार करके, इनोवेशन करके नई चीज़ें अपने यूज़र्स को प्रदान करती हैं, और इस वजह से वो मार्केट में हमेशा, स्मार्टफोन में हमेशा बाकी कंपनियों के अपेक्षा आगे रहता है। तो यूज़र सेंटर डिज़ाइन अप्रोच में एप्पल कंडक्ट इन डेप्थ यूज़र रिसर्च टू डेवलप अ टच बेस्ड इंटरफेस दैट वाज इंट्यूटिव। सहज है, आप उसको टच करके यूज़ करना बड़ा आसान है। सिंपल एंड रिक्वायर मिनिमल लर्निंग, बहुत कम आपको उसको, सिस्टम को, मोबाइल को सीखने की ज़रूरत है। वो काफ़ी इंट्यूटिव है कि देखने से आप समझ में आता है, अच्छा हमें अनलॉक करना है तो ये करना है, हमें स्क्रॉल करना है तो ये करना है, हमें कोई फंक्शनैलिटी करनी है तो ये करना है, एंड सो ऑन। तो इसका जो आउटकम निकलता है, अ रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट दैट सेट द स्टैंडर्ड फॉर स्मार्टफोन, फोकसिंग ऑन सीमलेस यूज़र एक्सपीरियंस विथ इंट्यूटिव जेस्चर। तो अब यहाँ पे हम एक तरह से देख सकते हैं, तो जो यूज़र सेंटर डिज़ाइन, जो एलिमेंट्स उन्होंने किया, उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए। उन्होंने इंटरफेस को सिंप्लीफाई कर दिया, इंट्यूटिव जेस्चर जैसे पिंच टू जूम कर दिया, वॉइस असिस्टेंट दे दिया सीरी के माध्यम से, और इजी टू सेटअप जो कि नए आपके यूज़र हैं उनके लिए। तो इस तरीके से अलग अलग डिज़ाइन एलिमेंट्स का निर्माण किया गया। तो इसका जो आउटकम आया, ये आया कि जो आपका स्मार्टफोन था वो बहुत आसानी से कोई भी यूज़ कर सकता है, अलग अलग तरीके के लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड फोकसिंग ऑन सीमलेस नेविगेशन, एक्सेसिबिलिटी, बड़े आसानी से वो उसको यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग पेजेस पे जा सकते हैं। और इवन जो लोग अलग अलग डिसेबिलिटीज़ से सफ़र करते हैं, उनको भी बड़े आसानी से अपने कार्य को कंप्लीट करने में मदद मिलती है, विच हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द डिवाइस ग्लोबल पॉपुलैरिटी। तो अगर हम आपको कार्य दें, जिस तरीके से हमने आईफोन के लिए यूज़र सेंटर डिज़ाइन एलिमेंट्स और उसके आउटकम के बारे में चर्चा की, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एयरबीएनबी, ड्रॉपबॉक्स, अमेजन इको, ड्यूओलिंगो, इंस्टाग्राम, गूगल सर्च, माइक्रोसॉफ्ट टीम, कोर्सेरा, स्लैक, जो भी आपको पसंद है, जो भी आप जिससे आपने इंटरेक्ट किया हो, आप उनके बारे में जाइए और अलग अलग जो उसके यूज़र डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं और करस्पॉन्डिंग आउटकम है, उसको बनाइए और उसको लिखिए, जो कि आपको सीखने में बहुत मदद करेगा कि आपको यूज़र सेंटर डिज़ाइन कैसे बनानी है। अगर आप इनमें से इसके अलावा कुछ और भी पसंद करना चाहते हैं, चूज़ करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। चलिए अब हम आगे एक्टिविटी सेंटर डिज़ाइन पे फोकस करते हैं। तो एक्टिविटी सेंटर डिज़ाइन बेसिकली डिज़ाइन अप्रोच है दैट फोकसेस ऑन टास्क एंड एक्टिविटी यूज़र्स परफॉर्म रादर देन इंडिविजुअल यूज़र देमसेल्फ। तो यहाँ पे जो हमारा मेन एम है, जो आपके उपयोग करता है वो क्या कार्य कर रहे हैं, कैसे हम उसको अच्छे से पूरा कर सकते हैं, और हमें थोड़ा सा कम फोकस होता है इंडिविजुअल यूज़र के ऊपर। तो यहाँ पे जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, टू क्रिएट इंट्यूटिव एंड एफिशिएंट सोल्यूशन by understanding the key activities the user is engaged in and ensuring the design support those activity। तो यहाँ पे अलग अलग की प्रिंसिपल हैं जो इसमें मदद करते हैं। फोकस ऑन एक्टिविटी, आप देखिए कि कौन कौन सी तरह से एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करते हैं,
और prioritize the task that user need to accomplish और इंडिविजुअल यूज़र प्रेफरेंस। जैसे हमने बताया कि अलग अलग यूज़र की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो आप यहाँ पे जो आपका मेन फोकस होगा वो काम देखिए, वो काम क्या करना चाहते हैं, किस तरह के काम को ज़्यादातर लोग प्रीफर करते हैं, करना चाहते हैं। तो यहाँ पे तो हमारा जो प्रियोरिटी जो हम देंगे तो जो कार्य वो करना चाहते हैं ओवर इंडिविजुअल यूज़र प्रेफरेंस। कुशलता हम पे हम फोकस करेंगे, तो जो भी कार्य हम करना चाहते हैं अपने उत्पाद या सेवा के माध्यम, कैसे उसको बड़े आसानी से, बड़े कुशलतापूर्वक हम कर सकते हैं। तो स्ट्रीमलाइनिंग वर्कफ्लो टू मेक कंप्लीटिंग एक्टिविटीज़ ईजी एंड क्विक। उसके बाद फिर हम देख सकते हैं कॉन्टेक्स्ट। कंसीडर द कॉन्टेक्स्ट इन विच एक्टिविटीज़ ऑकर टू डिज़ाइन मोर प्रैक्टिकल सोल्यूशन। तो वो कॉन्टेक्स्ट भी हमें ध्यान में देने की ज़रूरत है, किन कॉन्टेक्स्ट में इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाएगा। तो एक तरह से आप देख सकते हैं एक्टिविटी सेंटर डिज़ाइन में, तो हमारा प्रोसेस जो है आइडेंटिफाई की एक्टिविटीज़ जो कि हमें प्राइमरी टास्क और एक्शन जो कि आपके यूज़र परफॉर्म करते हैं उसको जानने में मदद मिलती है, समझने में मदद मिलती है। उसके बाद हम उसको एनालाइज वर्कफ्लो करते हैं, जैसे ब्रेक डाउन ईच एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड इट्स स्टेप्स, चैलेंजेस एंड रिक्वायरमेंट। क्योंकि अगर आपको एक पूरा कार्य करना है तो उस कार्य को करने के लिए यूज़र ने कैसे छोटे छोटे तरीके से आगे बढ़ा, तो वो चीज़ आप उसको छोटे छोटे एक्टिविटीज़ में ब्रेक डाउन करके उसको और देखिए कि हर स्टेप में उसको क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उसके हिसाब से आप उनकी ज़रूरतें क्या हैं उसे आपसे करिए। और फाइनली डिज़ाइन सोल्यूशन में हम क्रिएट फीचर्स दैट डायरेक्टली सपोर्ट्स एंड इनहेंस दीज की एक्टिविटीज़। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो फोकस करता है मोर की एक्टिविटीज़। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप एडिटिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को सेव करते हैं, जो भी अलग अलग एक्टिविटीज़ आप करना चाहते हैं उस पे ज़्यादा फोकस होता है। इस पे कम फोकस होता है कि वो किस तरह के लोग उसको कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिज़ाइनिंग एलिमेंट्स, क्विक एक्सेस टू द की टूल्स लाइक फ्रंट स्टाइल, लेआउट ऑप्शन, एडिटिंग। अब जैसे इन सारे कार्य को करने के लिए कैसे आप उसको सहूलियत उसमें प्रदान कर सकते हैं, कैसे कैसे आप शॉर्टकट दे सकते हैं। जैसे आपको अगर याद होगा फॉर्मेटिंग के लिए आप ऊपर ढेर सारे अलग अलग ऑप्शन होते हैं जहाँ पे आप उसमें जो भी टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करके उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, साइज़ बढ़ा सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। जो भी क्विक चीज़ें होती हैं लिखने के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, सेव करने के लिए, वहाँ पे सारी चीज़ें दी होती हैं। तो एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं गूगल डॉक का, जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो प्राइमरली होता है वो मोर इंडिविजुअल लेवल पे होता है, एक फाइल एक आदमी चेंज कर रहा है। गूगल डॉक थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि इसका जो कोर कॉन्सेप्ट था कि सेम फाइल एक से ज़्यादा लोग उसमें एडिट राइट करेंगे। तो यहाँ पे एक्टिविटी सेंटर डिज़ाइन जो अप्रोच था, फोकस ऑन मेकिंग डॉक्यूमेंट क्रिएशन, शेयरिंग जो कि यहाँ पे की है, एडिटिंग इजी एंड एफिशिएंट, प्रायोरिटाइज एंड कोलैबोरेट। वो इस तरीके से करना है कि अगर एक से ज़्यादा लोग कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो वो लॉस्ट ना हो, उसको आप मेंटेन कर पाएँ। एक्टिविटीज़ लाइक रियल टाइम एडिटिंग, कमेंट्स एंड वर्जन हिस्ट्री, जिससे कि अगर आप कोई चीज़ें एडिट कर रहे हैं, अगर आपको वापस पिछले वर्जन पे जाना है तो आप आसानी से जा सकें। आउटकम इसका ये होगा कि यूज़र जो होगा सेम डॉक्यूमेंट पे एक साथ एक से ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं, जिससे कि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। एक से ज़्यादा लोग काम करेंगे तो अपने अपने पार्ट में काम करते हुए किसी जो भी गिवन कार्य होगा उसको बहुत जल्दी से कर पाएंगे। इट इन्हांसेस कोलैबोरेटिव राइटिंग एंड स्ट्रीमलाइनिंग द एडिटिंग प्रोसेस। तो एक तरह से इस एक्टिविटी डिज़ाइन सेंटर डिज़ाइन प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप एक्टिविटी फोकस्ड किसी कार्य को बड़े अच्छे से कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि राइट एक्टिविटी सेंटर अप्रोच फॉर द फॉलोइंग, जैसे एग्जांपल्स हैं, ट्रेलो हुआ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हुआ, फिटबिट हुआ, एडोबी फोटोशॉप, एडोबी एक्सप्रेस, स्पॉटिफाई, जूम, ग्रामरली, स्लैक, उबर ड्राइवर ऐप। इनमें से ज़्यादातर ऐप शायद आप लोगों ने यूज़ किए होंगे। तो अब आप इसके जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं उस पर ध्यान देते हुए, तो जो हमने डॉक्यूमेंट्स बनाए थे पिछले डिस्कशन किया था कि क्या एक्टिविटी सेंटर डिज़ाइन अप्रोच होना चाहिए और क्या आउटकम होना चाहिए। अगेन आप फ्री हैं किसी और भी टॉपिक को, किसी और भी चीज़ को लेके इसको डिटेल में लिखने के लिए। अगला जो हम बात करते हैं वो सिस्टम डिज़ाइन की बात करते हैं। सिस्टम डिज़ाइन एक तरह से वो प्रोसेस है
डिफाइनिंग करने के लिए आर्किटेक्चर, कंपोनेंट्स, मॉड्यूल्स, इंटरफेस, डेटा फॉर अ सिस्टम टू सेटिस्फाई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे एक तरह से मुख्य पर्पज़ देखिए ये है कि अब आपको पूरे सिस्टम के बारे में बात करनी है। यहाँ पे केवल एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के बारे में बात नहीं करनी। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात कर रहे थे, तो आप यहाँ पे केवल रेटिंग एडिटिंग की बात नहीं कर सकते हैं। इसमें ओवरऑल सिस्टम की बात कर सकते हैं कि कैसे सारी चीज़ें इसमें होंगी, कैसे अलग अलग यूज़र अलग अलग तरीके से इंटरेक्ट करेगा और कैसे आप अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पर्पज़ है, टू क्रिएट स्ट्रक्चर्ड एंड स्केलेबल सोल्यूशन दैट मीट बोथ टेक्निकल एंड यूज़र नीड्स एफिशिएंटली। तो इसमें आप देख सकते हैं आर्किटेक्चर आपको बनाना पड़ेगा, जो ओवरऑल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन होगा सिस्टम का। कंपोनेंट्स एंड मॉड्यूल जो होंगे, जैसे इस पूरे कार्य को करने के लिए अलग अलग तरीके के कार्य हैं, इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे, तो वो क्या होंगे, कैसे हम छोटे छोटे पार्ट्स में उसको तोड़ सकते हैं, कैसे उन सारी चीज़ों को फिर से वापस कनेक्ट कर सकते हैं पूरे कार्य को करने के लिए। तो ब्रेक डाउन द सिस्टम इनटू स्मॉलर एंड मैनेजेबल पार्ट्स। इंटरफेसेस हमें एक तरह से बनाने पड़ेंगे जो डिटरमिन करेंगे हाउ कंपोनेंट्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर विथ यूज़र्स। डेटा मैनेजमेंट हमें करना पड़ेगा, जो कि मैनेजेस द फ्लो एंड स्टोरेज ऑफ डेटा विद इन द सिस्टम। तो सिस्टम डिज़ाइन एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरे से बड़े खासतौर पे जब आप कोई बड़ा सिस्टम बनाते हैं, तो सिस्टम डिज़ाइन के बिना उसको करना एक तरह से काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि आप छोटे छोटे सिस्टम को तो हैंडल कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा सिस्टम होगा तो उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के ही कर सकते हैं। सो सिस्टम डिज़ाइन में हम देख सकते हैं अलग अलग जो प्रोसेस हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, जिससे कि अगेन फिर से हम जो आपके अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उनकी ज़रूरतें और आशाओं को हम समझ सकें। डिज़ाइन सिस्टम आर्किटेक्चर होगा, जो कि क्रिएट अ हाई लेवल ब्लूप्रिंट ऑफ द सिस्टम्स कंपोनेंट एंड इंटरेक्शन। तो एक तरह से आपके जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, तो इस पूरे सिस्टम में आप उसको लिस्ट डाउन करेंगे और कैसे वो एक दूसरे से साथ मिलके कोई कार्य को करते हैं, वो सारी चीज़ें करेंगे। तो एक तरह से कंपोनेंट डिज़ाइन, डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑफ ईच कंपोनेंट। अब ये जो छोटे छोटे कंपोनेंट हैं उसके बारे में आप फिर से एक बड़ा सा डिटेल कंपोनेंट के बारे में जानकारी देंगे। उसके बाद आप नमूने बनाएंगे, बिल्ड प्रोटोटाइप विथ एंड परफॉर्म टेस्टिंग टू इंश्योर फंक्शनैलिटी। अलग अलग नमूने बनाने के बाद फिर आप एक तरह से उनका मूल्यांकन करेंगे अलग अलग टेस्टिंग मेथड्स के द्वारा, और आप इंश्योर करेंगे कि जो फंक्शनैलिटी उसको करनी चाहिए वो सारी फुलफ़िल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। और बेस्ड ऑन द टेस्टिंग के बाद आप उसमें फर्दर इटरेशन और रिफाइनमेंट करेंगे, और फाइनली फिर से एक पूरे सिस्टम का निर्माण करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं अलग अलग राइड शेयरिंग ऐप होता है, जैसे ओला, उबर, रैपिडो और भी ढेर सारे हैं। तो जो भी आप यूज़ करते हैं वहाँ पे क्या आर्किटेक्चर होगा, एक तरह से यहाँ पे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होगा, जो कि रियल टाइम में कम्युनिकेट करेगा। और रियल टाइम में कम्युनिकेट करने के बाद आप देख सकते हैं कैसे फ्रंट एंड होगा, कैसे बैक एंड होगा, कैसे रियल टाइम जो इन्फॉर्मेशन है वो डेटाबेस में स्टोर होंगी। अलग अलग कंपोनेंट्स क्या होंगे, जैसे यहाँ पे यूज़र अकाउंट होगा, ड्राइवर अकाउंट होगा, राइड बुकिंग होगी, रियल टाइम मैप होगा, पेमेंट प्रोसेसिंग होगा, रेटिंग सिस्टम होगा। तो जो उसके अलग अलग छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, कैसे उसका फ्लो होगा, एक के बाद दूसरा होगा या साथ होगा, पैरेलल में होगा, वो चीज़ें आप देख सकते हैं। इंटरफेस क्या होगा, कैसे इंटरेक्शन होगा, अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे मैप सर्विस होगा, कैसे पेमेंट गेटवे होगा, कैसे पुश नोटिफिकेशन होगा, ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। डेटा मैनेजमेंट के लिए हैंडलिंग डेटा राइड, लोकेशन ट्रैकिंग, यूज़र हिस्ट्री एंड पेमेंट इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखते हुए एक ओवरऑल सिस्टम का डिज़ाइन हम करेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पे ओला, उबर, रैपिडो जैसे राइड शेयरिंग एप्लीकेशन के बारे में बात की, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इनमें से कोई भी एप्लीकेशन आप उठाएं, चाहे वो स्मार्ट होम सिस्टम हो, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम हो, चाहे वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम हो। आप एज अ सिस्टम अगर आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा तो आप देखिए इसमें आर्किटेक्चर क्या होगा, इसमें कंपोनेंट्स क्या होंगे, इसमें इंटरफेस क्या होंगे, जो भी डेटा इसमें जनरेट हो रहा है कैसे उनका मैनेज करेंगे, और कैसे वो एक दूसरे से बात करेंगे। तो लास्ट है जीनियस डिज़ाइन। जीनियस जैसे नाम से ही लग रहा है कि जीनियस है, उसको सब कुछ पता है, एक बार में एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन बना सकता है। तो जीनियस डिज़ाइन इज़ एन अप्रोच टू यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन वेयर एक्सपर्ट रिलाई ऑन देयर ओन नॉलेज, इंट्यूशन एंड एक्सपर्टाइज टू क्रिएट सॉल्यूशन। उसमें एक तरह से आप ये भी समझ सकते हैं कि मैं जीनियस हूँ,
तो मुझे अब सारे जो हमारे स्टेक होल्डर हैं, यूज़र, उसके बारे में मुझे सब कुछ पता है। मुझे पता है कि उनको क्या चाहिए, उनको उनकी ज़रूरतें क्या है, वो उनकी आशाएँ क्या है, ये सारी चीज़ें मुझे पता है। तो इंस्टेड ऑफ एक्सटेंसिव यूज़र रिसर्च, designer leverage their experience, creativity and understanding of best practices to guide the design process. तो इसमें जो की फीचर्स हैं, एक्सपर्ट ड्रीवन, फास्ट प्रोसेस, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड और एफिशिएंसी है। तो एक्सपर्ट ड्रीवन, जैसा कि हमने बताया कि एक्सपर्ट को सब पता है, तो वो अपने से सारी चीज़ें करता है। तो पूरी तरीके से उनके स्किल, इंट्यूशन और एक्सपर्टाइज के ऊपर डिज़ाइनर निर्भर रहता है। और चूँकि हमें इसे जल्दी से जल्दी करना है और यहाँ पे चूँकि यूज़र का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये थोड़ी सी जल्दी हो जाती हैं। तो ऑफन क्विकर देन यूज़र सेंटर्ड डिज़ाइन ड्यू टू मिनिमल रिसर्च एंड टेस्टिंग फेज़। उसके बाद हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की जब बात करते हैं, तो ये डिपेंड्स करता है हैवली ऑन द एक्सपर्टाइज ऑफ द डिज़ाइनर। अगर आपका डिज़ाइनर, जिसको आप सोच रहे हैं एक्सपर्ट है, उसको सब कुछ पता है और वो तुरंत कर लेता है, तो इट्स मोर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, राइट। अगर वो सो कॉल्ड एक्सपर्ट है, उसको चीज़ें पता ही नहीं है और बोलता है कि उसको सब कुछ पता है, और उसके ऊपर आप रिलाई होकर आप जल्दी जल्दी सारी चीज़ें ख़त्म कर लेते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग यूज़र, तो एक तरह से वो हाई रिस्क है। तो एफिशिएंसी कैन बी एफिशिएंट व्हेन टाइम और रिसोर्स आर लिमिटेड। जैसा कि हमने बताया, हर कंपनी चाहती है कि आप जल्दी से जल्दी आप उसका सिस्टम कंप्लीट करें, बेस्ट सोल्यूशन दें। तो एक तरह से कैन बी एफिशिएंट व्हेन टाइम और रिसोर्स आर लिमिटेड, जहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा समय और रिसोर्स नहीं होते, पैसे नहीं होते कि आप हर तरह के लोगों को आप समझें, हर तरह के स्टेक होल्डर को समझें, समझाएं और उनको इन्वॉल्व करें, उनका फीडबैक लें। तो इसका बेनिफिट देखिए मेन यही है कि काफ़ी तेज़ होता है इम्प्लीमेंटेशन में, और इसमें इटरेशन भी थोड़ी जल्दी जल्दी होती है, और इट कैन लीड टू हाईली इनोवेटिव सॉल्यूशंस। जो कि आप पूरी तरीके से एक्सपर्ट पर निर्भर हैं, तो वो अगर उसकी एक्सपर्टाइज सच में है, तो वो बड़ा इनोवेटिव सोल्यूशन निकाल सकता है। एफिशिएंट व्हेन डीलिंग विथ वेल अंडरस्टूड प्रॉब्लम, और ये एक तरह से वहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव होता है जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स या यूज़रों की ज़रूरतें वेल डिफाइंड है, बड़ा पता होता है अच्छे से कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें करनी है। जैसे जैसे आप बोल सकते हैं कि बुकिंग ऐप बना रहे हैं, आपको बुक जो अलग अलग बुक रीडिंग ऐप है, तो मतलब आपको वेल डिफाइंड है कि मतलब एक तरह से ये चीज़ें यूज़र करता है बुक के पढ़ने के दौरान, तो वहाँ पे प्रॉब्ली जीनियस डिज़ाइन बड़े अच्छे से काम कर सकती है। लेकिन आप एक बड़ा सा फाइनेंस सिस्टम बना रहे हैं जहाँ पे एम्बिग्विटी हो सकती है, जहाँ पे अलग अलग यूज़रों की अलग अलग ज़रूरतें हो सकती है, बड़े मुश्किल ज़रूरतें हो सकती हैं, गलती के चांस ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे जीनियस डिज़ाइन शायद उतना अच्छे से काम ना करे। तो आप सोच सकते हैं, आप ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, अलग अलग जो सिस्टम आप अपने जीवन में देखते हैं, व्यवहारिक जीवन में, आपको क्या लगता है उनमें से कौन सा जीनियस डिज़ाइन बड़े अच्छे से कर सकता है, कहाँ पे नहीं कर सकता है। तो ड्रॉबैक ऑफ जीनियस डिज़ाइन यही है, कैन लीड टू बायस डिसीजन इफ डिज़ाइन एज्यूम्पशन आर इनकरेक्ट। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि अगर उसने जो पहले से सोच रखा है, उसकी जो धारणाएँ अगर वो गलत है, तब तो फिर आपका जो ओवरऑल सिस्टम ही होगा वो सही नहीं होगा। मे नॉट ऑलवेज अलाइन एन एक्चुअल यूज़र नीड विदाउट वैलिडेशन, क्योंकि हम पूरी तरीके से एक्सपर्ट पे निर्भर हैं, तो यूज़र जो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, उन पे हम वैलिडेशन टेस्टिंग नहीं कर पाते हैं, जिससे कि ये एक दिक्कत की टाइम हो सकता है हमारे लिए अगर वो सही से काम ना करें। रिस्क ऑफ डिज़ाइनिंग इन अ वैक्यूम विदाउट सफिशिएंट यूज़र फीडबैक, चूँकि यहाँ पे हम यूज़र को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो आप एक तरह से वैक्यूम में बना रहे हैं, वैक्यूम में डिज़ाइन कर रहे हैं, और वो अगर कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, अगर वो आपकी धारणाएं सही नहीं हैं, तो वो पूरी तरीके से गलत होंगी, और रिस्क है कि इसको आपने जितना समय लगाया, आपने जो बनाया, वो यूज़ ही नहीं होगा। बट इनमें कुछ सक्सेसफुल केसेस भी हैं, जैसे जीनियस डिज़ाइन केस में एप्पल्स ओरिजिनल आईफोन, स्टीव जॉब्स एंड हिज टीम रिलाइड ऑन द विजन एंड एक्सपर्टाइज टू रिवॉल्यूशनाइज द मोबाइल आईफोन विदाउट एक्सटेंसिव इनिशियल यूज़र टेस्टिंग, क्योंकि अपने आइडिया को नॉवेल रखना चाहते थे, एक सरप्राइज़ के तौर पे लोगों के सामने लॉन्च करना चाहते, जैसा स्टीव जॉब्स यहाँ पे कर रहे हैं। तो इट एम्ड एट क्रिएटिव प्रोडक्ट दैट द न्यू यूज़र वुड लव। तो उसके लिए आपको सच में ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा जो अपने एरिया के टॉप लोग हों, बेस्ड ऑन द डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक एंड द यूज़र इंटरेक्शन। तो जैसा कि मैंने बोला, मैं चाहता हूँ कि आप जीनियस डिज़ाइन के और भी एग्जांपल मुझे बताएं, अपने सहपाठियों से चर्चा करें किस तरीके से जीनियस डिज़ाइन वहाँ पे अच्छे से वर्क किया, और ऐसे भी सिस्टम बनाए जहाँ पे जीनियस डिज़ाइन अच्छे से कार्य नहीं कर सकता।
तो व्हाट इज़ इन्वॉल्व इन इंटरेक्शन डिज़ाइन, एक तरह से अगर हम वापस आएँ तो सो अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स फेस, importance of involving user, degree of user involvement, what is user centered approach, 4 basic activities of interaction design, और a simplified life cycle model on interaction design. तो चलिए समझते हैं इन सारी बातों को, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम स्पेस. सो व्हाट इज़ द करंट यूज़र एक्सपीरियंस, अभी तुरंत का अनुभव क्या है, अगर कुछ चेंज करने की ज़रूरत है तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, एंड हाउ विल दिस चेंज इम्प्रूव द सिचुएशन, अगर और ये चेंज करने के बाद क्या हम सच में उसका जो अभी बुरा अनुभव है उसको सही कर सकते हैं. सो आर्टिकुलेटिंग द प्रॉब्लम स्पेस एक तरह से टीम एफर्ट है, एक्सप्लोर डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स है, एंड अवॉइड इनकरेक्ट अजम्पशन एंड अनसपोर्टेड क्लेम्स. सो अगला जैसे हमने बताया कि अपने यूज़र को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ पे इसका फ़ायदा ये भी होता है कि आप एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट कर सकते हैं, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर सकते हैं. यहाँ पे जो आपका यूज़र होगा, उपयोगकर्ता होगा, उसके लिए कुछ सरप्राइज़ की तरह नहीं होगा, उसको पता होगा कि ये चीज़ें फिजिबल है और ये चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें नहीं हो रही हैं. तो नो सरप्राइज़, नो डिसअपॉइंटमेंट. टाइमली ट्रेनिंग, आप समय पे उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं जो आप बना रहे हैं, बना सकते हैं, और रादर देन कि आप पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करें और जब आप उनको सिस्टम दें बना के तो कुछ भी ना हो. यहाँ पे जो आपके यूज़र होते हैं, जब आप उनको इन्वॉल्व करते हैं, वो खुद ओनरशिप फील करते हैं. तो मेक द यूज़र एक्टिव स्टेक होल्डर, मोर लाइकली दे फॉरगिव और एक्सेप्ट प्रॉब्लम, क्योंकि जब आप उनको खुद से ओनर बना रहे हैं, ओनर की तरह उनको ट्रीट कर रहे हैं, तो वो एक तरह से कभी कभी आपकी गलतियों को माफ़ कर देते हैं. दे एक्सेप्ट द प्रॉब्लम, और वो समझते हैं कि ये गलती क्यों हुई, क्योंकि कभी कभी काफ़ी कंस्ट्रेंट की वजह से, ट्रेड ऑफ की वजह से कुछ चीज़ें उस तरीके से नहीं बन पाती हैं जैसा आप पहले सोच रहे थे. सो इट कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन एक्सेप्टेंस एंड द सक्सेस ऑफ प्रोडक्ट. सो किस लेवल पे आपको यूज़र को इन्वॉल्व करना है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है. तो आप कई तरीके के मेंबर रख सकते हैं, फुल टाइम रख सकते हैं, पार्ट टाइम रख सकते हैं, शॉर्ट टाइम एंड लॉन्ग टर्म. फुल टाइम ऐसे होंगे जो लगातार आपके साथ टच में रहेंगे, लगातार इनपुट देंगे, बट लूज टच विद द यूज़र. उससे फ़ायदा है, उससे एक तरह से नुकसान ये होता है कि जब आप उसको फुल टाइम एक तरह से इन्वॉल्व करते हैं तो जो उसका यूज़र का माइंडसेट होता है वही खोने लगता है. पार्ट टाइम के केस में एक तरह से कह सकते हैं कि पैचे इनपुट वो आया, कुछ दे के चला गया, फिर भूल गया, फिर आया, तो वो चीज़ें हो सकती हैं, तो काइंड ऑफ स्ट्रेसफुल होता है. शॉर्ट टर्म इनकन्सिस्टेंट अक्रॉस प्रोजेक्ट लाइफ, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट बट लूज टच विद यूज़र, जैसा कि हमने पहले बताया. फेस टू फेस ग्रुप और इंडिविजुअल एक्टिविटीज़, तो यहाँ पे ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स जो क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से आप ले सकते हैं, उनसे फीडबैक ले सकते हैं. तो ढेर सारे ऑनलाइन फीडबैक एक्सचेंज सिस्टम होते हैं, क्राउड सोर्सिंग डिज़ाइन आइडियाज़ होते हैं इससे, तो उनसे आप बेसिकली आप इन्वॉल्व करके आप अपने अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके के यूज़र से उनका फीडबैक ले सकते हैं. सो यूज़र सेंटर्ड अप्रोच में बेसिकली हमें क्या करना है, अर्ली फोकस ऑन यूज़र एंड टास्क, डायरेक्टली स्टडिंग कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल, एंथ्रोमॉर्फिक एंड एटीट्यूडनल कैरेक्टरिस्टिक्स. एम्पिरिकल मेजरमेंट, एक तरह से जो इवैल्यूएशन आप कर रहे हैं, तो यूज़र रिएक्शन, परफॉर्मेंस टू सिनेरियोज. मैनुअल, सिमुलेशन एंड प्रोटोटाइप, जो भी नमूना आप बना रहे हैं कैसे, और उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, और इटरेटिव डिज़ाइन के माध्यम से जो भी नए प्रॉब्लम्स आपको मिलते जा रहे हैं उसको फिक्स करिए और उसको वापस से फिर से यूज़र को दीजिए टेस्ट करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए. तो यहाँ पे एक तरह से 4 बेसिक एक्टिविटीज़ ऑफ इंटरेक्शन डिज़ाइन है: डिस्कवरिंग रिक्वायरमेंट, डिज़ाइनिंग अल्टरनेटिव, प्रोटोटाइप अल्टरनेटिव एंड इवैल्यूएटिंग प्रोडक्ट एंड इट्स यूज़र. तो एक तरह से काफ़ी हद तक काफ़ी सिमिलर है जो कि हम पहले के माध्यमों को डिस्कस किया हमने और भी फ्रेमवर्क में. तो सिंपल इंटरेक्शन डिज़ाइन प्रोसेस एक तरह से देख सकते हैं. तो एक यूज़र सेंटर्ड अप्रोच जो था उसमें आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट गैदर किया आपने, फिर अल्टरनेटिव बनाया, प्रोटोटाइप बनाया, इवेलुएट किया, और इसमें गो फोर्थ होता रहता है, और फाइनली ये सब करने के बाद इटरेशन के बाद आप फाइनल प्रोडक्ट ले सकते हैं. इन अदर लाइफ साइकिल मॉडल बेसिकली गूगल स्प्रिंट है, जो कि होता है कि जल्दी से जल्दी गिवन बड़े कम समय में आप एक पूरा प्रोटोटाइप बनाइए, उसके बाद फिर फीडबैक लेके हम दोबारा करेंगे. तो हम बीच में कोई इटरेशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सीधे एक पूरा स्टेप्स कंप्लीट करते हैं. इसे हम अजाइल
मार्केटिंग भी एक तरह से बोलते हैं, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। और सिमिलरली आप देख सकते हैं, और जो लाइफ साइकिल है रिसर्च इन द वर्ल्ड, ये एक तरह से हो रहा है, उसको आप देख सकते हैं, रिसर्च यहाँ पे दिया हुआ है। और इसके प्रैक्टिकल यूसेस हैं, आप किसको यूज़र बना रहे हैं, व्हाट आर द यूज़र नीड्स, हाउ टू जनरेट अल्टरनेटिव डिज़ाइन, हाउ टू चूज अमंग डिफरेंट अल्टरनेटिव डिज़ाइन, एंड हाउ टू इंटीग्रेट इंटरेक्शन डिज़ाइन एक्टिविटी विथ अदर लाइफ साइकिल मॉडल। तो आप उस हिसाब से डिज़ाइन इंटरेक्शन डिज़ाइन प्रोसेस में डिफरेंट लाइफ साइकिल मॉडल यूज़ करके आप अपना काम कर सकते हैं। जैसे हमने बोला कि हु आर द यूज़र, तो क्लियर नहीं होता है, बहुत ढेर सारे तरह के यूज़र हो सकते हैं। जैसे इस रिसर्च पेपर के माध्यम से बताया गया था कि 382 तरीके के डिफरेंट टाइप ऑफ स्मार्टफोन के यूज़र होते हैं, जो कि अब और भी बढ़ गए हैं। तो मेनी प्रोडक्ट आर इंटेंडेड टू यूज बाय लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, सो यूज़र इज़ काइंड ऑफ एवरीबडी। आज के टाइम पे जो भी बना रहे हर कोई यूज़र है और हर यूज़र अलग है। तो आप कोई ना कोई एक तरह से आपको ट्रेड ऑफ निकालना पड़ेगा, कंस्ट्रेंट बैठाना पड़ेगा कि जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सको, उसको कुछ लिमिट करते हुए। सो मोर टारगेट गुड्स एसोसिएट विद स्पेसिफिक रूल्स। तो स्टेक होल्डर जो है लार्जर दैन द ग्रुप ऑफ डायरेक्ट यूज़र। अब यहाँ पे कभी कभी हमें डायरेक्ट यूज़र दिखते हैं, जैसे बैंकिंग के लिए जो आपके उपयोग करता है पैसे निकालने के लिए, जमा करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, इस तरीके से। लेकिन जो स्टेक होल्डर की हम बात करें, वहाँ पे बैंक वाला हो सकता है, वहाँ पे इन्वेस्टर हो सकता है, वहाँ पे और भी सारे लोग हो सकते हैं, वेब डेवलपर हो सकता है, डिज़ाइनर हो सकता है। सो आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर, आइडेंटिफाई ग्रुप्स टू इंक्लूड इन द इंटरेक्शन डिज़ाइन एक्टिविटीज़, एक तरह से ये हो सकता है। यूज़र ले, और ये चीज़ भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें लगता है कि हम यूज़र से पूछेंगे आपको क्या चाहिए, वो आपको बता देगा, लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि उनको, यूज़र को खुद नहीं पता होता है उनको चाहिए क्या, वो कंफ्यूज होते हैं। तो और वो चीज़ें आप एक तरह से निकाल सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से, बेस्ड ऑन योर एक्सपर्टाइज, बेस्ड ऑन एक्सपर्ट कमेंट, बेस्ड ऑन, कह सकते हैं कि जो जिस तरीके से आप उनको यूज़ करते हुए देखते हैं, ऑब्ज़र्व करके, इंटरव्यू से, सर्वे से। तो एक तरह से एक्सप्लोर द प्रॉब्लम्स पे, इन्वेस्टिगेट हु द यूज़र्स आर, इन्वेस्टिगेट यूज़र एक्टिविटी टू सी व्हाट कैन बी इम्प्रूव, एंड ट्राई आउट आइडियाज़ विद पोटेंशियल यूज़र। तो यहाँ पे जो फोकस होता है, पीपल्स गोल होता है, यूजेबिलिटी होता है, यूज़र एक्सपीरियंस गोल होता है, रादर देन एक्सपेक्ट जो आपके स्टेक होल्डर हैं वो आपको बताए कि उनको क्या चाहिए, उनकी ज़रूरतें क्या है। हाउ टू जनरेट अल्टरनेटिव डिज़ाइन, तो ह्यूमन टेंड टू स्टिक विद समथिंग दैट वर्क। तो यहाँ पे आप अलग अलग अल्टरनेटिव अब निकालिए, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं और भी चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक तरह से अल्टरनेटिव डिज़ाइन के लिए फ्लेयर एंड क्रिएटिविटी, रिसर्च सिंथेसिस कर सकते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आइडियाज़ फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव कर सकते हैं, यूज़र कैन जनरेट डिफरेंट डिज़ाइन, प्रोडक्ट इवोल्यूशन बेस्ड ऑन चेंजिंग यूज़। आप इंस्पिरेशन देख सकते हैं, जैसे और भी जो सिमिलर प्रोडक्ट, डोमेन, एग्जिस्टिंग सिस्टम, सेवाएं जो एग्जिस्ट करती हैं वो क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। अगर आपको उससे अच्छा कुछ बनाना तो आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट एंड डोमेन, जैसा कि हम बात कर रहे थे। बैलेंसिंग कंस्ट्रेंट एंड ट्रेड ऑफ, जो अलग अलग कंस्ट्रेंट हैं उसको आप देख सकते हैं, और कभी कभी वो कन्फ्लिक्टिंग होती है, कुछ चीज़ें फिजिबल होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। तो कैसे आप बैलेंस करते हुए, ट्रेड ऑफ करते हुए अपना सोल्यूशन दे पाएँ। और उन, जब एक बार आपके पास अलग अलग अल्टरनेटिव्स आ गए, तो अगेन जैसा हमने पहले ही बताया कि अलग अलग मेथड्स हैं जिसके माध्यम से आप चूज़ कर सकते हैं किसको लेना है। तो इवेलुएट विद द यूज़र्स और पीयर, सिमिलरली ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं, क्वालिटी थ्रेशोल्ड कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की थी, तो मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। सो हाउ टू इंटीग्रेट इंटरेक्शन विद डिज़ाइन एक्टिविटीज़ विद इन अदर मॉडल। तो इस केस में आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंटीग्रेटिंग इंटरेक्शन डिज़ाइन एक्टिविटीज़ इन लाइफ साइकिल मॉडल्स फ्रॉम अदर डिसिप्लिन रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स आर प्रोमिनेंट। ढेर सारे जो हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की बात की वो एक तरह से यूज़ होते हैं। तो उनको आप एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल के थ्रू प्रॉमिसिंग तरीके से कर सकते हैं। So it incorporates tight iteration, it champions early and regular feedback, and it handles emergent requirement, जो कि समय के साथ नई नई रिक्वायरमेंट और भी आ सकती हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया, कभी कभी ज़्यादातर यूज़रों को पता नहीं होता उनको चाहिए क्या। अगर
होता भी है तो समय के साथ आपने उनको कुछ दिया, उसके बेसिस बोलते हैं अच्छा अच्छा ये है, अच्छा मुझे तब तो ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। सो इट एम्स टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी एंड द स्ट्रक्चर। तो की पॉइंट्स आप एक तरह से देख सकते हैं। 4 बेसिक एक्टिविटीज़ इन फ्रिक्शन डिज़ाइन: डिस्कवरिंग रिक्वायरमेंट, डिस्कवरिंग अल्टरनेटिव, प्रोटाइप्स एंड इवेल्युएटिंग। और यूजर सेंटर डिज़ाइन बेसिकली द 3 प्रिंसिपल: अर्ली फोकस ऑन यूजर्स एंड टास्क, एम्पिरिकल मेजरमेंट एंड इटरेटिव डिज़ाइन। और समरी एक तरह से ये है जो हमने तीन चीज़ें डिस्कस की इस सप्ताह 3 में। डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में हमने बात की, हमने डिज़ाइन प्रोसेस के बारे में बात की, हमने इंटरेक्शन डिज़ाइन प्रोसेस के बारे में बात की, कैसे वो दिखने में सिमिलर दिखते हैं बट अलग अलग तरीके से, कम्प्लीमेंट्री तरीके से एक ओवरऑल मानव केंद्रित सोल्यूशन बनाने में हमारी अच्छे से मदद करते हैं। इस सप्ताह में हम ट्यूटोरियल लेंगे इंटरेक्शन डिज़ाइन प्रोसेस के ऊपर, और टूल हम फिग्मा के ऊपर बात करेंगे और असाइनमेंट देंगे। ये फर्दर स्टडी के लिए, आगे और भी पढ़ने के लिए आप ये कुछ चुनिंदा आपके पास रिसोर्सेज मैंने प्रोवाइड किए हैं, आप इनको देख सकते हैं, इनसे और सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसी के साथ सप्ताह 3 का यह अंक यहाँ समाप्त होता है और मिलते हैं अगले सप्ताह में पुनः। धन्यवाद।